हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज है स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को। और इसी की शुभ अवसर पर हम इंग्लिश पढ़ाने का निर्णय लिया। और हमने इसलिए लिया कि जुडिशरी के साथ साथ इंग्लिश को पढ़ाने का कारण एक यही है कि जो जुडिशरी से रिलेटेड जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश को लेकर बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनके साथ में। तो ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को हम निचोड़ फेंकने का काम करेंगे। बस आप लोग डेली रूटीन में लगे रहिएगा। अब जो है डेली क्लास आपको जुडिशरी की भी और इंग्लिश को एक साथ मिलेगा। अब आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दीजिए। अब इस जुडिशरी के एग्ज़ाम में कभी भी इंग्लिश से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी समस्या अब नहीं होगा, ठीक है। आप बेधड़ाके जो है इंग्लिश को सीखिए, पढ़िए, मेहनत करिए, पूरी लगन और शिद्दत के साथ मेहनत करिए, ठीक है। अब जुडिशरी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम देना हो, चाहे एपीओ का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे एचएस का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे पीसीएसजे का जो भी देना हो, तो आपको जो इंग्लिश पूछा जाता है उसमें, तो वो इंग्लिश को लेकर जो प्रॉब्लम होगी अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी? क्योंकि आपको हम बेसिक से सिखाएंगे। और हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति ज़मीनी स्तर पर उतर के सीखा है, जो व्यक्ति बेसिक से सीखा है, उसे जीवन भर कभी कोई समस्या नहीं होती है। यानी कि एक विशालकाय वृक्ष अगर खड़ा है तो इसका कारण ये है कि वो जड़ जो है ना बहुत ही मजबूत है, क्योंकि वो जड़ जकड़ रहा हुआ है पूरा एकदम, और इसलिए वो विशालकाय पेड़ खड़ा हुआ है। तो उसका कारण यही है कि जो विशालकाय वृक्ष खड़ा हुआ है उसका कारण बस इतना है कि वो जड़ है, जड़। इसलिए बेसिक आपको सीखना है। अगर आपने बेसिक सीख लिया तो आपको कभी भी कोई भी इंग्लिश में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हम एक दावे के साथ कहते हैं, ठीक है। तो आपको जुडिशरी में किसी प्रकार की इंग्लिश से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होने देंगे। बस आप लोग साथ बने रहना, ठीक है। आपको डेली हम क्लास इंग्लिश की पढ़ाएंगे और बेसिक से लेकर, ठीक है, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, डोज हिसाब से देता है, थोड़ा थोड़ा करके देता है कि आपको थोड़ा अब सही होगा, अब सही होगा, अब सही होगा, उस हिसाब से आपको डोज देते हुए चले जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे हम जुडिशरी क्लास लेते हैं, जो लॉ की लेते हैं क्लास, तो हम स्टेप बाय पढ़ाते हैं। उसमें देखो ना, सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था? बेसिक लॉ पढ़ाया था। उसके बाद ही सब्जेक्ट मैंने चालू किया, जिससे कि सब्जेक्ट को समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लिया आईपीसी ने पढ़ाया, सीआरपीसी पढ़ा रहा हूँ साथ में, तो वो सब्जेक्ट समझने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि बेसिक लॉ को पढ़ाया। जब मैंने बेसिक लॉ को पढ़ा दिया तब आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, टॉर्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, जितनी भी लॉ हैं वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर इंग्लिश में भी देखा जाए, अगर आप बेसिक इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो आगे चलकर बहुत हर एक चीज़ में पढ़ना या उच्चारित करने में, जो साइलेंट शब्द होते हैं उसको समझने में, तो जो साइलेंट वर्ड्स हैं हर चीज़ को समझने में या आगे चलकर पढ़ने में, ठीक है, ट्रांसलेट करने में, हर चीज़ में समस्या हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना कि आपको जड़ से मजबूत करना है, ठीक है। अब देखिएगा, बचपन में आप जब स्कूल नहीं जाना होता है, ठीक है, या छोटे 5 से या 8 में पढ़ते हो या 5 में पढ़ते हो, या मान लीजिए आप 10th में पढ़ते हो तो इंटर में करते हो, तो एक एप्लीकेशन देते हैं, सर मैं आज नहीं आ पाऊँगा। तो उस एप्लीकेशन में शुरू में क्या लिखते हैं कि टू द प्रिंसिपल, सर आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट टू अटेंड द स्कूल। इस तरीके से अपनी बात को व्यक्त करके उनके पास देने का। तो आपको जब वहाँ पे एप्लीकेशन लिखते थे कितना आसान होता था कि टू द प्रिंसिपल, सर आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट टू अटेंड द स्कूल। आपने कार्ड क्या बताया? फीवर का बताया,
ठीक है। तो आप इस वजह से असमर्थ हैं आने में विद्यालय, तो इन सारी बात को आप व्यक्त करते हुए आपने उस प्रार्थना पत्र को दिया, एप्लीकेशन को दिया, ठीक है। और अब आपको एक चीज़ और बताते हैं, जब आप किसी व्यक्ति के सामने अपना इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप वहाँ पे जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनको आप रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। आपकी सहपाठीगण जो बैठे होते हैं उनको भी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। अदर जो भी आपको बताना होता है, कहना होता है, अपनी हॉबीज़ बतानी होती है या आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, वो सारी बात को व्यक्त करते हो। आप प्रेजेंट टाइम में कर क्या रहते हो, उन सारी बात को व्यक्त करते हो, ठीक है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, वो सारी व्यक्त करते हो आप। तो इन सारी चीज़ को लेकर आप कैसे व्यक्त करते हो? अब देखिएगा, कहते हैं ना रिस्पेक्टेड सर, मैंने व्यक्त किया, रिस्पेक्ट दिया कि रिस्पेक्टेड सर, बोला ना, क्या लगा आपको कि रिस्पेक्ट दिया, उनको भी लगा मेरा सम्मान कर रहा है। तो वो जो इंग्लिश शब्द यूज कर रहे हो ना, रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड, यानी कि एंड और आपने जोड़ दिया कि मेरे जो फ्रेंड है, एंड माय डियर फ्रेंड, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, या अ वेरी गुड मॉर्निंग या अ वेरी गुड आफ्टरनून, जो आपको डालना, जिस समय का डालना हो, जिस समय आपको इंट्रोड्यूस या किसी प्रकार का आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस तरीके से आप डाल सकते हो। सम्मान को व्यक्त करते हो कि रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टुडे इट इज माय ग्रेट प्लेजर दैट आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो ये चीजें आप व्यक्त बहुत आसान तरीके से कर देंगे, है ना। जब इन सब चीज़ों को सीख जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है, आप क्या बोलेंगे, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ये, आई एम जस्ट 20 years ओल्ड, जो आपका एज हो, है ना। आई एम फ्रॉम, आई हेल्प फ्रॉम, या होता है एक इंटेंट, इरादा आपका, जैसे को होता है ना, आई एम प्रेजेंट टाइम क्या कर रहा हूँ, इंटेंट, आई वांट टू इंटेंट, या इंटेंट टू मी, है ना। तो आपका जो इंटेंट टू बी, आप करना क्या चाह रहे, इरादा आपका क्या है, आई वांट टू बी क्या करना, तो ये चीज़ जो है, या हॉबीज़ आपकी क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको व्यक्त करते हैं। तो इंग्लिश को आसान बनाने के लिए, इंग्लिश आपकी ज़ुबान पे हो, वो एक तरीका है, ठीक है। सबसे पहले आपको उच्चारण पे ध्यान देना होगा कि हम जो चीज़ बोलते हैं क्या वो बोल सही पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, क्या कोई मेरे बोलने में कोई जो वर्ड्स है कोई मिस्टेक तो नहीं है उसमें, ठीक है। अब हमने जो बोला कि रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एंड टुडे इट इज माय ग्रेट प्लेजर दैट आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो ये बोला मैंने ना, तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि उच्चारण को सबसे बेसिक में शुरू कहाँ से पढ़ाऊंगा। तो अब सबसे एक एक हल्का सा क्लू आपको बताते हैं ना, उस चीज़ को आप थोड़ा सा देखते जाइएगा, एक डेमो टाइप का, ठीक है। दिश, ये दिश में आपने दिश क्यों पढ़ा, ये दिश जो है, जो यह है, आपने क्यों पढ़ा दिश, ठीक। आप इस चीज़ को, आपने यहाँ पे दिश पढ़ा, तो दिश क्यों पढ़ा, क्योंकि ये टी के, देखिए ये टी के आगे क्या है, एच, ठीक है, और एच के पहले टी है, ठीक है। अब इसका कारण, यानी कि इसका जो शब्द का ध्वनि निकलेगा, ठीक है, जो ध्वनि निकलेगा वो क्या होगा, ड होगा या था होगा, ठीक है। उच्चारण यानी दिश या थिन, ठीक है। अब थिन भी देखिए कैसे होता है, थिन पतला, ठीक। तो यहां पे थिन का प्रयोग हुआ, ठीक है, था, और ये दा यानी दिश, दिश या थिन पतला, थिन, यानी कि टी और एच को लेकर ध्यान रखिएगा। इसका जो हमने बताया
कि इदा और था का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस उच्चारण को कब कैसे कैसे पता करना है कि इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम दा कब बोलेंगे, इसको था कब बोलेंगे, है ना। तो हर एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज़ को बढ़िया से समझ पाएंगे, उस वर्ड्स को बढ़िया से पढ़ पाएंगे, उस वर्ड्स को बढ़िया से बोल पाएंगे, तब बढ़िया दिल से कहोगे। या कुछ चीज़ें ना बोलते पूरा वाक्य है, लेकिन कुछ वाक्य उसमें हम क्या करते हैं, साइलेंट कर देते हैं। अब जो वाक्य जो साइलेंट कर देते हैं, तो वो वाक्य, जैसे आप देखिए साइलेंट वाले वाक्य कैसे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अभी तक ये उच्चारण है, ये उच्चारण है। अनुच्चारण क्या होता है वो भी देखिए। अनुच्चारण यानी कि साइलेंट की हुई चीज को। ठीक है, अब देखिए नो, नो। अब ये नो मतलब होता है जानना। ठीक है, नो मतलब जानना। अब ये नो की इंग्लिश क्या होती है, कुछ लोग तो इसको नो लिख देंगे, लेकिन इसका सही क्या होता है, KNOW। अभी बताइए कि आपने बोला नो, यहां पे के जो साइलेंट है, अब आ गया यहां पे NOW। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, साइलेंट है, ये साइलेंट हो गया के, यानी कि के साइलेंट हो गया, आपने बोला नो, तो इसलिए याद रखना कि नो जो के साइलेंट है यन के पहले। ठीक है, ध्यान रखना कि यन के पहले। ठीक है, ये जो के आता है, अगर के होगा तो यहां अगर आपने यन लिखा है तो इसके पहले का वाक्य हमेशा के जो है साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ही चीजें, कुछ चीजें आपको जानना है पहले। ठीक है, तब साइलेंट को समझना है, पहले उच्चारण समझिए, उच्चारण कैसे किया जाता है, शब्द को, अक्षर जो वर्ड्स हैं उसको कैसे उच्चारण किया जाता है, या कैसे कोई चीज साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि साइलेंट नो मतलब जानना, यानी कि इसमें पूरा आप लिखते हो नो मतलब, अब आदमी, कुछ आदमी तो यही लिख देते हैं नो, या ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे नो, लेकिन इसका ये थोड़ी है। अब ये हम के लिख दिए, तब यन लिखे, तब OW। ठीक है, तब जाके पूरा उच्चारण सही हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कि जो साइलेंट वर्ड्स है, उस चीज को कौन कौन से वर्ड साइलेंट है, किस चीज को हम उसको दबा के और सारी बातें कह देते हैं। ठीक है, नो हमने बोला, लेकिन अगर वैसे होता कि नो, है ना, तो पूरा वर्ड्स नहीं बोल सकते ना, लेकिन एक तरीका है। नो के पहले अगर के आता है, यन के पहले, तो वो साइलेंट होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो हमेशा याद रखना कि ये कहीं कहीं होता है, वो तो हम जब पढ़ाएंगे ना तब आपको समझाएंगे सारी बातें, कब कहाँ पे क्या चीजें लिखना है, समझना है। तो हर एक एक बात को हम आपको समझाएंगे, तब जाके ऐसे इंग्लिश नहीं होगी। इंग्लिश को अपने पूरे लैंग्वेज को, जैसे हिंदी आप बोलते हो ना हर चीज, तो वैसे इंग्लिश भी बोलने लग जाओगे। ठीक है, बस आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, और इंग्लिश आप इतना अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, अब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। बस आप हमेशा साथ बने रहना। इंग्लिश और जुडिशरी का जितना भी कुछ होगा टॉपिक, सिलेबस, सबको समाप्त करेंगे, और आप अच्छे से मेहनत करिए। अब आपको जुडिशरी में इंग्लिश से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होने देंगे। ठीक है, आप मेहनत करो। तो ये चीज़ें आपको हमेशा समझना, पहले उच्चारण समझना है। ठीक है, उच्चारण समझने के बाद आपको क्या समझना है, इसके बाद जो है हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, टेंस पढ़ाएंगे, जो काल होता है। ठीक है, टेंस, ये टेंस पढ़ाएंगे। टेंस में आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले क्या होता है। जैसे आप देखिएगा, रेखा एक गीत गा रही है। ठीक है, रेखा एक गीत गा रही है। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है,
ये चीज़ें आपको ध्यान में हमेशा रख के चलना है, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो एक अच्छी तरीके से होगा, हर एक सेंटेंस को बहुत अच्छे भाव में प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादातर देखते हैं इंग्लिश तो बोलते हैं, पर उसका जो वर्ड्स होते हैं उसके साथ जो ग्रामेटिकल पावर होता है वो चीज़ थोड़ा सा हम जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसलिए ग्रामेटिकल पावर में कभी उसको पावर हमेशा यानी कि उस शक्ति को बढ़ा देना चाहिए, कभी उसको कमज़ोर नहीं होने देना। हमेशा ग्रामेटिकल पावर में हमेशा बढ़ा के रखिए, उसको एकदम ताकतवर बनाइए कि कभी कोई समस्या ना होने पाए। देखिए रेखा जो है, ये हमने क्या बोला, ये रेखा एक सब्जेक्ट है। क्या है? एक सब्जेक्ट है ये। लेकिन एक गीत जो है ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, जो रेखा है, रेखा एक सब्जेक्ट है यानी करता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है जो काम को करता है। ठीक है, ये काम है। ठीक है, अब उस काम को हम क्रिया के द्वारा बदल दे, उस काम को करने लग जाएं तो वो क्रिया हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? वर्ब हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, आपने क्या देखा कि रेखा क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट है, एक कर्ता है, और एक गीत यानी कि एक काम है, वो जो कर्म यानी कि क्या हुआ? ऑब्जेक्ट है ये। और जो गा रही है ये क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब आपको हम और बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे हम इसी तरीके से हर एक चीज आपको एक एक करके हम समझाएंगे। ये आपको डेमो तरीके से हम बता रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, जिसको कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके समझाने का। तो इसमें आपको क्या देखना है? देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस या सब्जेक्ट के बाद जो है हमेशा याद रखना सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ये चीज हमेशा याद रखना। सब्जेक्ट, फिर क्या होगा? फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। आपने क्या देखा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, मैन, मतलब जो वर्ब मैन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होती है ना, कर्ता, धन सहायक क्रिया, धन मुख्य क्रिया, धन कर्म, धन पूरक। ये हिंदी हमने आपको समझाया। क्या बोला कि कर्ता, धन सहायक क्रिया, धन कर्म, धन पूरक। ठीक है, तो इस तरीके से आप तो अदर होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ध्यान रखना कि अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ये एक ऑफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है कि ऑफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। एक कैसा है? एक ऑफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अगर यहीं पे निगेटिव, ठीक है, क्या होगा कि निगेटिव जो सेंटेंस होगा, अब अगर हमको यहीं पे निगेटिव अगर इसी में लगाना हो, इस ऑफर्मेटिव सेंटेंस में, तो कैसे निगेटिव डालेंगे? यहां पे हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव यानी कि नॉट। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। फिर यहां पे आ जाएगा नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये चीजें हो गई। ठीक, अब ये नेगेटिव आपने देखा। अब होता है इंट्रोगेटिव, यानी कि एक होता है वाक्य क्या से शुरू होने वाली, जो क्या जो है क्या से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आप? ठीक है, जब क्या से प्रारंभ हो, तो क्या से प्रारंभ हो तो क्या करेंगे उस स्थिति में? तो उस स्थिति में देखिएगा, सबसे पहले इस हेल्पिंग वर्ब को यहां रखेंगे। ठीक है, फिर इस सब्जेक्ट को यहां रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस नॉट को यहां रखेंगे। लगाना हो तो लगाए, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाइएगा, नहीं नेगेटिव है तो मत लगाइएगा। ठीक है, तो यहां पे नॉट हो गया प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। ठीक है, अब इसको आपने देख लिया। अब क्या जो
आपने क्या देखा, क्या से प्रारंभ होने वाले। अब एक चीज देखिए, क्या अगर जो है क्या बीच में आ जाए, तो बीच में है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब बीच में हो तो उस इंट्रोगेटिव की सेंटेंस को, उस वाक्य को जो पूछा गया होगा क्वेश्चन वाला, तो उसको क्या होगा, सबसे पहले उसी शब्द की अंग्रेजी हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है, उस शब्द की अंग्रेजी बाहर लिख देंगे, फिर सेम टू सेम यही उतार देंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करिएगा, नहीं है तो नहीं करिएगा। अगर नॉट लिखना है तो यहीं पे नॉट करके लिख दीजिएगा, प्लस जो है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो गया। ये चीजें आपने समझ गए, ठीक है। तो आपको देखिएगा, कोई भी चीज आपको छोड़ेंगे नहीं हम, कि हर एक तरीके से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप जो है हमारे साथ हमेशा बने रहना। इंग्लिश को और जुडिशरी को एक साथ में लेकर चलेंगे, और ना तो आपको लॉ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने देंगे, ना आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं। अब अगली नेक्स्ट क्लास से क्या होगा कि आपको प्रॉपर तरीके से एक बेसिक लॉ से, यानी बेसिक इंग्लिश से, आपको पूरा बेसिक इंग्लिश से चालू करेंगे, धीरे 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 करके आपको समझाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और आपको हमसे संपर्क या किसी मामले को लेकर आपको पूछना हो, होता नहीं, बहुत सारा मामला होता है, कोई दहेज को लेकर मैटर हो गया, ठीक है, कोई अपहरण कुछ भी हो, या कोई किडनैपिंग या कुछ भी हो, कैसा भी, ऐसा कोई मारपीट झगड़ा कुछ भी हुआ, ऐसे किसी मामले को लेकर अगर कोई जानकारी लेना है तो आप जो है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है कॉल करिएगा। जैसे देखिए, कॉल तो शायद है कि मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम अक्सर कोर्ट में होते हैं, और कोर्ट से जैसे हमको टाइम मिलता है लंच में तो हम मैसेज देख लेते हैं, और नहीं तो जब आ जाते हैं शाम वाम तक देखने को मौका मिल जाता तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम अपना क्लास व्लास को लेकर हम थोड़ा सा फिर सेटअप बनाने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि हमारा यही प्रयास है, आप लोग क्या करिएगा कि हमारे व्हाट्सएप पे, इस नंबर के व्हाट्सएप पे, ठीक है, वहाँ पे आप मैसेज डाल दिया करिए, किसी भी चीज़ को लेकर मैटर हो, या आपको कोई लॉ से रिलेटेड कोई मैटर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उस चीज़ को आप वहाँ पे तुरंत मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश से रिलेटेड या जुडिशरी से रिलेटेड आपको जो हम जितना पढ़ाएं उतना चीज़ आपने पढ़ लिया, अगर उस चीज़ में नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम तुरंत कॉल कर लेंगे, नहीं टाइम होता है तो हम मैसेज के द्वारा आपको समझा देंगे। बाकी क्योंकि हमको क्लास लेना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, केस के भी देखना होता है, तारीख भी जाना होता है, हमको कोर्ट में भी जाना होता है, इसलिए थोड़ा सा हम बिजी रहते हैं। तो इसलिए हम बहुत सारा बिजी होने के बाद भी आपके लिए हम इतना टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपको हम यहीं पे जो है विराम करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।